नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं रण संग्राम में। और आज रण संग्राम में हमारे साथ जो हस्ती हैं वो पेशे से डॉक्टर हैं और मनपा में विरोधी पक्ष नेता भी रह चुके हैं। तो दर्शकों, स्वागत करते हैं जीशान हुसैन सर का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर, सबसे पहला मेरा सवाल तो ये है कि आज अकोला का जो हाल है इसके लिए किसे आप जिम्मेदार समझते हैं? विक्रम जी, प्रश्न आपका बड़ा उचित है, बड़ा सही है। मैं ऐसा मानता हूं कि अकोला का जो हाल है वो इस अकोला में राजनीति करने वाले जो नेता है वो जो दिशाहीन राजनीति करते हैं, और दिशाहीन राजनीति की बुनियाद जो है वो ये ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, करप्शन, भ्रष्टाचार, ये 10% की जो राजनीति है, ये 10% की राजनीति में शहर के विकास के तरफ ध्यान हट जाता है, और नीति और नियत का अभाव, ये सब चीज़ों की वजह से अकोला के हाल ऐसे बेहाल हुए, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी। अभी विरोधी पक्ष के तौर पर ही रहना है या कुछ आगे भी कुछ प्लानिंग है आपका? देखिए, सत्ता में बैठना या विरोधी पक्ष में रहना, जी जी। इन चीज़ों का फर्क भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़ी पार्टी को बहुत पड़ता है। जी जी। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होते हुए, कांग्रेस का नेता होते हुए, कांग्रेस का पार्षद होते हुए, नगर सेवक होते हुए, ये हमें हमेशा बताया जाता है कि आप सत्ता में बैठो या आप विरोध में बैठो, आपको जनता के लिए काम करना है। तो ये सारी चीज़ें शायद भारतीय जनता पार्टी और उन लोगों को बहुत मायने रखती होंगी जो अपने फायदे की, और जैसा मैंने कहा, अपने भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम सत्ता में बैठे कि विरोध में बैठे। इतना ही है कि हमें उम्मीद बहुत है इस शहर से कि पिछले सालों में जो इस शहर का बदहाल हुआ है, उसका, इस बदहाल का बदला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से शहर का नागरिक लेगा, ऐसे मुझे बड़ी उम्मीद है। सर, क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस जो है कुछ सिर्फ मुस्लिम प्रभागों में सीमित होती जा रही है? नहीं, देखिए, ये जो है कि कांग्रेस कुछ विशेष समुदाय में सीमित होते जा रही है, मैं ऐसे समझता हूँ कि ये इलेक्शन में जनता निर्णय लेती है। कांग्रेस ने 2007 से 12 ज़्यादा, मतलब इसके 1-2 टर्म पहले कांग्रेस की यहाँ पे सत्ता थी, 5 साल हमारा महापौर था, तो ये कुछ उचित नहीं है। इस बार भी हर प्रभाग में कांग्रेस के कैंडिडेट्स खड़े हैं। हमें बड़ी उम्मीद है कि चाहे वो अकोला पश्चिम का क्षेत्र हो, चाहे वो अकोला पूर्व का क्षेत्र हो, इन दोनों क्षेत्रों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछली बार से बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से इस शहर का नागरिक त्रस्त हो चुका है। जी। वंचित के साथ में कुछ बात बनी नहीं आपकी फिलहाल में, क्या लगता है आखिरी मोमेंट पे कुछ चमत्कार हो सकता है? विक्रम जी, आप देखिए, ये जो स्थानिक चुनाव होते हैं, जो हमारे स्थानिक स्वराज संस्था के जो चुनाव होते हैं, जी जी, इन चुनावों में हर पार्टी का एक एजेंडा रहता है कि वो हमारे पक्ष में, जो हमारे पार्टी में जो कार्यकर्ता है, उनके साथ में इंसाफ हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जनता के बीच में जाए। और एक बार हमारी पार्टी बढ़ाने के लिए हर पार्टी सोचती है। तो मैं ऐसा समझता हूँ, ये वंचित से जो युति जो आघाड़ी की जो बात थी, ये मुझे ऐसा लगता है कि जो सारी समविचारिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, जो अजीत पवार जी का जो गुट है, और शिंदे साहब की शिंदे सेना, ये तीनों पार्टी छोड़कर जो बची हुई सारी पार्टी है, चुनाव के बाद में कहीं ना कहीं, क्योंकि समविचारिक है, जी जी, ये एक लेवल पे एक साथ में आके जुड़ सकते हैं, ऐसे मुझे बड़ी उम्मीद है। सर, इसी से रिलेटेड एक सवाल कर लेता हूँ। भाजपा को रोकने के लिए जो अभी दोनों शिवसेना है, राष्ट्रवादी जो अजीत पवार गठ की है, क्या आगे इनसे भी कुछ गठबंधन होने की संभावना लगती है? देखिए, भाजपा को पार्टी नहीं, जनता रोकेंगी। ये जनता का प्रेशर रहेगा। आप ये जो 48 सीट इससे पहले आ चुकी थी, इसके बाद में जो 7-8-9 साल जो इस शहर को जो तकलीफों से गुजरना पड़ा, जैसे मैंने कहा, इसका बदला जनता लेने वाली है। तो पार्टियों की तो बहुत बाद में बात आती है, जनता ही भाजपा से निपटने वाली है। जी जी। आपने गब्बर टैक्स जिसे कहते हैं, आप जो मनपा ने लगाया था, दर्शकों में आपको बता दूं, तो उसके खिलाफ जीशान जी सुप्रीम कोर्ट तक के गए हैं, बड़ी लड़ाई लड़ी है, लेकिन जो इसका रिजल्ट आया है वो महानगर पालिका के फेवर में आया है। तो क्या लगता है अभी ये लड़ाई खत्म हो गई या फिर कोई और नए सिरे से कुछ? नहीं, देखिए, इस चीज़ को लेके मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि 3 अप्रैल 2017, मतलब 2017 में महानगर पालिका के चुनाव है फरवरी में, 3 अप्रैल 2017 और 19 अगस्त 2017, ये 2 तारीखों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हाउस में एक ठहराव लिया गया था, जिसमें टैक्स को बढ़ाया गया था। ये जो बढ़ोतरी थी, ये कोर्ट में हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये बढ़ोतरी कहीं ना कहीं ये बहुत हद तक गलत थी। कहीं ना कहीं इस पर नाइंसाफी दिखती थी और शहर के लोग इससे परेशान थे। जी जी। जब इन सारी चीज़ों पर आवाज़ उठाई गई, तो हमने एक लेटर सर्कुलेट किया था माननीय महापौर, उस वक्त जो तत्कालीन महापौर थे माननीय विजय जी अग्रवाल, उनको हमने एक लेटर दिया था कि आप एक आम सभा बुला के वापस इस पर चर्चा करें, क्योंकि हमारा जो हाउस है, जो सदन है,
जो सभागृह है जी, ये जनता के मुद्दों के लिए, जनता की तरफ से लड़ने के लिए है। लेकिन तब भाजपा की तरफ से निर्णय हुआ था कि हम ऐसी कोई मीटिंग नहीं बुलाएंगे, लोग टैक्स से बहुत खुश हैं। उसके बाद में एक आंदोलन हुआ, शिवसेना के राजेश मिश्रा जी थे, मैं था, दोनों तीनों पार्टी साथ में ही हम लोग एक आमरण उपोषण पे बैठे थे। जी जी ये उपोषण पे भी जब रास्ता नहीं निकला तो आखिर में फिर हम कोर्ट के दरवाजा हमने खटखटाए। और मैं ऐसा मानता हूं कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था काफी डिटेल में था। हाई कोर्ट के ऑर्डर में दिया गया था कि जो दोनों ठहराव लिए हैं, दोनों ठहराव को रद्द किया जाए, उसमें जो भी प्रॉब्लम थी बताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं हमें समझते गया, एक लीगल एंगल सुप्रीम कोर्ट ने ये लिया कि महानगर पालिका का अधिकार है अपने हिसाब से टैक्स बढ़ाने का, और कोर्ट का उसमें हस्तक्षेप ठीक नहीं है। इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ, और ये जो पूरा आदेश है ये 2017 से 2022 इस कालावधि का है। ओके 2022 के बाद में हाउस डिसॉल्व हो गया, तो वो जो पुराना ठहराव था कंटिन्यू हो गया, और अब जो नया टैक्स लगने वाला है ये 2026 फरवरी में जब हाउस बैठेगा उसके बाद में ठहराव पास होगा, इसके हिसाब से टैक्स का निर्णय लिया जाएगा। जी जी मैं ऐसा मानता हूं, और खास तौर से आपके चैनल के माध्यम से अकोला के हर नागरिक को ये यानी एक दरख्वास्त भी करना चाहूंगा कि आपने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आपने बिठाया, और आपने देखा कि जिस तरीके से टैक्स के ठहराव लिए गए थे, टैक्स के ठहराव के बाद में हाईकोर्ट से राहत मिली हमें एक जनहित याचिका में, उसके खिलाफ बीजेपी, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, महानगर पालिका और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महापौर ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और सुप्रीम कोर्ट में जाके हाईकोर्ट के ऑर्डर को रद्द किया गया। तो मेरी आज जनता की अदालत में दरख्वास्त है, विनती है, एक मांग है कि आने वाले वक्त में जब आम सभा में ठहराव टैक्स के लिए रखा जाए तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इस तरह से अपना वोट डालें कि 2017 के टैक्स को जनता का कितना विरोध था ये उसमें दिखा दे। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अगर किसी भी तरह से कांग्रेस की सरकार वहां पे बैठती है तो पहले ही सभा में, मैं मतलब कांग्रेस का एक नेता होते हुए, कांग्रेस का कार्यकर्ता होते हुए बड़ी जिम्मेदारी से वादा करना चाहता हूं, पहले ही सभा में जो बढ़ाया गया टैक्स था उसके खिलाफ हम ठहराव पारित करके उसको रद्द करेंगे, और जो टैक्स जनता को चाहिए वो टैक्स का रेजिम, वो टैक्स के तरीके से जनता को टैक्स लगाया जाएगा। ये एक वादा, एक चुनावी आश्वासन भी आप समझिए, ये मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से जनता के पास में रखना चाहूंगा। जी क्या लगता है आपको कि भाजपा की राजनीति से अकोला के कुछ प्रभागों का विकास सही ढंग से नहीं हुआ, ऐसा आपको लगता है? देखिए, भाजपा की राजनीति विकास की राजनीति है ही नहीं। भाजपा की राजनीति ये ठेकेदार से 10%, 15%, 20% लेके किस तरीके से अपनी जेब भरी जाए, इसकी राजनीति। आप देखिए, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, अच्छा आपने विषय निकाले तो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप देखिए 2017 में जीएसटी लाया गया था, तब केंद्र सरकार ने मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी आज लीडर है उनसे कहूंगा आप इसका जवाब दीजिए। 2017 में जीएसटी लगाया गया था। 2017 में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया कि जितने भी वर्क ऑर्डर हो गए, अगर उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं किया गया तो आप उनको रद्द कर दीजिए। अगर काम शुरू हो गया होगा तो फिर आप उसको चलने दीजिए, उसको पुराने रेजिम में रखेंगे हम। महाराष्ट्र राज्य सरकार, जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी वैसे ही आदेश दिया। अकोला महानगर पालिका में 19 अगस्त 2017 को ठहराव लाया गया, एक विशेष ठेकेदार के लिए ठहराव लाया गया। उस ठहराव में, यानी ये रिकॉर्ड है, इट इज मतलब ठहराव पास भी हुआ, आप निकाल सकते हो, 19 अगस्त 2017 ठहराव लाया गया, जिसका सारांश ये है कि केंद्र सरकार भले जीएसटी की रकम बढ़ा के नहीं देना चाहती, राज्य सरकार भले ही जीएसटी की रकम बढ़ा के देना नहीं चाहती, लेकिन इस विशेष ठेकेदार के लिए, एक विशेष कंपनी के लिए एक ठहराव पारित किया गया कि इनको जीएसटी की जो फर्क आ रहा है उसको बढ़ा के इनको पैसा दिया जाए। ये ठहराव तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा पारित किया गया। नाम नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल सही बात है। मैं तो इस चीज पे वोटिंग करवा चुका हूं हाउस में। जी जी, ये रिकॉर्ड था। ये अमृत योजना में ये काम हुआ था, पानी पुरवठा योजना जब अमृत की चल रही थी, तब एपीएनजेपी कंपनी जो है, जी जी, वो काम कर रहे थे, उनके लिए स्पेशली ठहराव लाया गया था। मैं आपको तारीख कह रहा हूं, 19 अगस्त 2017, ठहराव क्रमांक 4 या 5। ये एक चीज नहीं है। आप देखिए, हर बार जैसे हम ऑडिट सुनते हैं, सीएजी सुनते हैं, जी जी, तो महानगर पालिका का भी ऑडिट होता है। भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल में लोकल ऑडिट हुआ करता है, जो नागपुर से स्पेशल ऑडिटर आते हैं, ऑडिट करते हैं। उस ऑडिटर ने शौचालय जो है, मोदी जी बड़ा वो कहते हैं कि शौचालय के लेके काफी एडवर्टाइजमेंट भी होती है,
शौचालय बनाने में, शौचालय के पैसों के वितरण में 27 कोटि का भ्रष्टाचार, ये ऑडिटर ने कहा था। इस पे कांग्रेस में कई नगर सेवकों ने बहुत धूम भी की थी। पराग कांबळे जी को एक दिन में शायद हाउस से निष्कासित भी किया गया था। तो ये जो मुद्दे है कि 27 करोड़ का भ्रष्टाचार, आप अकोला महानगर पालिका में पैसा कितना आता है, आने के बाद में लोगों को इस्तेमाल होने होना। मेरी वापस से यही है कि ऐसे कौन से लोग थे जिन पे कार्रवाई करने के लिए बार बार हाउस में कांग्रेस के नगर सेवक चिल्लाते रहे। एक कांग्रेस के नगर सेवक का हाउस से एक दिन के लिए निष्कासित किया गया था, लेकिन आखिर तक उस 27-28 करोड़ के भ्रष्टाचार में आज तक भी किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। और सत्ता में बैठा हुआ पक्ष जब तक उनके साथ में ना हो तब तक ऐसा होता नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी। एलईडी को लेकर कई आरोप लगे। सोशल ऑडिट हुआ था आस्तिक कुमार पांडे साहब के वक्त में, कि उस सोशल ऑडिट में जो रोड बने थे वो बड़े खराब क्वालिटी के बने थे। माननीय कलेक्टर जो थे हमारे आस्तिक कुमार पांडे साहब, उन्होंने एनआईटी से टीम बुलाए, उस टीम ने एक सोशल ऑडिट करी, सैंपल्स भेजी, सैंपल्स की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट्स में आई कि इसमें खराबी है। रिकवरी के ऑर्डर हुए, आज तक की ना रिकवरी हुई, ना किसी पे कार्रवाई हुई, ना कुछ हुआ। तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति विकास की राजनीति नहीं है, विकास के पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार की राजनीति है। सर, अभी जैसे मनपा के कई स्कूलें बंद हो रही हैं, तो इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा या तकलीफ बोले बच्चों को, कि खास करके मुस्लिम बच्चों को, क्या लगता है आपको? ये जो है, आप ऐसा कह सकते हैं मराठी स्कूल और उर्दू स्कूल्स, जी जी, इसका जो फटका है मराठी स्कूल्स और उर्दू स्कूल्स को लग रहा है। वापस से मैं कहूं कि आज मैं आपको कह रहा हूं रण संग्राम में, आप देखिए 6 महीने साल भर के अंदर अगले साल फिर बुलाइए आप मुझे। ये स्कूलों की पहले तादाद कम करते हैं और बाद में कहेंगे कि एक प्राइवेट प्लेयर आए और इस स्कूल को टेक ओवर कर ले। सियासी गलियारों में ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि महानगर पालिका के स्कूल ये ठेके पे दे दी जाएगी। तो ये इनकी राजनीति, ये पैसे के आजू बाजू घूमती है। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, फिर चाहे उसमें बच्चों का नुकसान हो। हॉस्पिटल्स नहीं है महानगर पालिका के, आप देखिए दूसरे महानगर पालिकाओं में जाके, आप नागपुर जाइए, मुंबई जाइए, मुंबई महाराष्ट्र के सबसे अच्छा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये मतलब गवर्नमेंट को, ये बीएमसी का है, गवर्नमेंट एंड एसोसिएटेड अगर हम कहें तो सबसे अच्छे हॉस्पिटल जो हम केईएम हॉस्पिटल, महाराष्ट्र का नंबर 1 हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, ये बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये बीएमसी का है। 2 नंबर का एलटीएमसी सायन, लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज सायन, ये भी बीएमसी का है। तो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में, पुणे में आप देखिए, नागपुर में आप देखिए, अहिल्यानगर में आप देखिए, छत्रपति संभाजी नगर में आप देखिए, अलग अलग जगहों पे, कहीं कैंसर इंस्टीट्यूट पे नाम पे, कहीं टीचिंग इंस्टीट्यूट पे नाम पे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये सिर्फ नाली, लाइट, रोड इस तक नहीं सीमित है। ये सिर्फ अकोला में ही ऐसा होता है कि हम ना बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं, ना हम डिजिटलाइजेशन ऑफ क्लासरूम्स कर पा रहे हैं, ना हम सफाई करवा पा रहे हैं, ना हम अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दे पा रहे हैं। आप देखिए नागपुर में आप जाइए, कितने सारे टेस्ट होते हैं जो फ्री में होते हैं। मुंबई में एमआरआई बीएमसी से आप एक चिट्ठी लेके जाइए, 6,000 रुपए का एमआरआई फ्री में होता है कि हमारे बीएमसी का नागरिक, आप इसका फ्री में करिए। तो ये सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने एकदम शुरुआत में कहा कि यहां जब तक यहां पे राज करने वाले राजनेताओं में भ्रष्टाचार छोड़कर आगे बढ़ने का और थोड़ी नियत और नीति सुधारने का ये एक मुहिम शुरू नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है ये बदलाव होना बड़ा मुश्किल है। और मैं इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को मानता हूं। जी, आपके प्रभाग में कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जो आपको लगती है कि दूर होनी चाहिए? बड़ी बड़ी अच्छी बात आपने कही। हमारे प्रभाग में देखिए, जब ये टैक्स के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ना शुरू किया, इनके बार बार अमृत योजना भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज देना शुरू किया, पूरे 80 नगर सेवकों में सबसे कम निधि अगर किसी को दी गई तो मुझे दी गई थी। अच्छा। और मुझे इससे कोई अफसोस नहीं है। आने वाले वक्त में मैं लड़ता रहूंगा। और प्रभाग में काफी समस्या है। हमारा जो प्रभाग है उसका नाम बाजारपेट है। बाजारपेट में पहले 170 सफाई कर्मचारी रहते थे, इनको कम करके पनिशमेंट के तौर पे 85 कर दिया गया था, 50% कर दिया गया। सफाई कर्मचारी गायब कर दिए गए, विकास के लिए निधि नहीं दी गई, और समस्या काफी हद तक के जिस तरीके से महानगर पालिका के माध्यम से हल होना चाहिए थी, उसमें काफी अड़थड़े निर्माण भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। लेकिन मैं वापस से रण संग्राम में कहना चाहूंगा कि ये अगर सोचते हैं कि इससे हौसला टूट जाएगा, तो आपसे लड़ाई लड़ने का हौसला नहीं टूटने वाला है। क्या विजन अभी आपका फिलहाल में, जब आप लड़ रहे हो तो क्या विजन लेकर, और क्या चुनौतियां लगती है आपको कि ये चुनौती अभी मेरे सामने है और इसको मुझे हराना है करके? देखिए, विजन के तौर पे जैसे मैंने कहा कि ये बेहद ज़रूरी है कि हमें, यानी कोई भी व्यक्ति जो नगर सेवक का चुनाव लड़ रहा है, महानगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं, हमें ये प्रभाग तक सीमित ना होके इस शहर को हम कैसे बदल सकते हैं, इस शहर को हम कैसे सुधार सकते हैं। जब तक हम वो नहीं सोचेंगे, तब तक के वो चुन के आके 5 साल हाउस में रहने का कोई फायदा नहीं है। जी। मैं समझता हूँ सबसे पहले जो कुछ काम होना चाहिए
वो हमारे यहाँ पर कुछ चीज़ों का जो बहुत ही अभाव है। जैसे आपने कहा कि एजुकेशन फील्ड, महानगर पालिकाओं की जो स्कूलें हैं, इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। जी जी। ये सत्ता में बैठे लोग के जो लोग हैं वो इसमें काफ़ी बदलाव कर सकते हैं। दूसरा मैंने कहा कि हेल्थ फैसिलिटीज़, हमारा अशोक नगर का हम दवाखाना देखिए, भर्ती हॉस्पिटल पे दवाखाना देखिए, कस्तूरबा जो हमारा हॉस्पिटल है वो देखिए। महानगर पालिका के दवाखानाओं में, हॉस्पिटल्स में लोग जाके इलाज करने को तैयार नहीं है। इन सुविधाओं को अपग्रेड करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आप देखिए कि किसी भी शहर में, आप नागपुर जाइए, नागपुर में एक 5-7 साल के वक्त में कई ऐसे ओपन स्पेसेस थे जिनको डेवलप किया गया। आज बच्चों को खेलने के लिए, सीनियर सिटीजन को घूमने के लिए अच्छे पार्क्स नहीं है हमारे पास। जो जगह रहती है उसको हम, या तो अतिक्रमण हो जाता है, और अतिक्रमण हो गया, अतिक्रमण नहीं हुआ तो उसको सुधार के कहीं डेवलपमेंट नहीं किया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये भी एक है, ओपन स्पेसेस, प्लेग्राउंड डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, साफ सफाई करवाना, और सबसे ज्यादा जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ एक प्रकार का लड़ा जाए ना, तो ये जो टैक्स का सारा प्रॉब्लम है, स्थापत्य कंसल्टेंसी आती है, आप किसी को भी कर लो, आप कोई भी टेंडर फ्लोट कर दो, स्थापत्य कंसल्टेंसी को यहाँ का टैक्स का टेंडर मिलना है। अच्छा, आप कितने भी टेंडर फ्लोट करवा लो, क्योंकि टेंडर फ्लोट करने के बाद में किसके फोन जाते क्या जाते मुझे पता नहीं, लेकिन स्थापत्य कंसल्टेंसी से टेंडर महानगर पालिका के टैक्स का कोई छीन नहीं सकता है। और आप ये भी देखिए कि पिछले कुछ दिनों में, मैं भ्रष्टाचार पर वापस आ रहा हूं, पिछले कुछ दिनों में एक नया फैशन शुरू हो गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पहले ऑनलाइन जो ऑनलाइन टेंडर हुआ करते थे उसको मैनेज करने का बड़ा प्रॉब्लम आ गया था कि आप टेंडर मैनेज कैसे करना, तो अब नया है कि उसको क्लब कर दिया गया। ये क्लबिंग ऑफ टेंडर जो अकोला के नागरिकों को समझना बेहद जरूरी है। क्लबिंग ऑफ टेंडर में क्या करते हैं, अगर टेंडर ऑनलाइन जाता है तो विक्रम जी भर सकते हैं, मैं भर सकता हूं, कोई भी भर सकता है, मतलब जैसा जी जी हाँ, ऑनलाइन टेंडर जिसके भी पास में लाइसेंस है ऑनलाइन टेंडर भर सकता है। तो सबसे कम पैसों में जो डालता है L1 जो है, तो लोएस्ट बिडर जो रहता है उसको टेंडर दिया जाता है। अब मान लीजिए 1 करोड़ का काम है, मान लीजिए 15 लाख का काम है, तो उसके लिए अगर कोई कहे कि हमको 12 लाख में मैं काम करके दूंगा, तो उसको वर्क ऑर्डर देना बंधनकारक हो जाता है। अब हो रहा ये था कि 12 लाख में काम करेंगे तो हमारे 15% कैसे देगा, ये बड़ा अकोला के कुछ राजनेताओं के सामने बड़ा प्रश्न आ गया था कि L1 जो लोएस्ट बिडर है, जी जी, सबसे कम में जो काम करने को तैयार है, उसने अगर टेंडर भर दिया ऑनलाइन तो उसको नहीं कैसे बोलना। शुरुआत में ऐसा होता था कि लोगों को डराया धमकाया था, तुम्हारा बिल नहीं निकालने देंगे, तुमको तकलीफ जाएंगी। धीरे धीरे लोग जो थे, जो आज हम कहेंगे छोटे जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे, जो बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं करते हैं, उन लोगों ने काम करना ही बंद कर दिया। फिर जब इससे भी हल नहीं निकला तो ये टेंडर्स को क्लब करने का फैशन किया गया और कुछ ऐसी कंडीशन डाल दी जाती है कि आपके पास में 5 किलोमीटर के अंदर RMC का प्लांट होना चाहिए। ऐसे 4-5 और कंडीशन कि आखिरी में 4 या 5 ही कंपनीज है जो महानगर पालिका में काम करके वर्क ऑर्डर ले सकती है, और बचे जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर उनको पूरी तरह बाहर कर दिया, खत्म कर दिया गया एक तरह तो खास तौर से आज इस अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में जो काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके हाथ के नीचे काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके साथ में काम करने वाले जो मजदूरों के जो परिवार है, मैं खास तौर से आपसे ये आपको समझाना चाहूंगा कि आपके पेट पे लात मारने का काम जो है, भ्रष्टाचार को आसान करने का काम जो है, वो इस तरह से किया जाता है कि गिने चुने 4 या 5 कॉन्ट्रैक्टर्स, उन्हीं को ठेके मिले, उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिले, इस तरीके की कंडीशन टेंडर में डाल दी जाती है। और उसका नाम अगर हम कहें तो उसको क्लबिंग ऑफ टेंडर कहते हैं। टेंडर्स को क्लब कर दिया जाता है, इतना बड़ा बना दिया जाता है कि 4 या 5 लोग उसमें क्वालिफाई हो। और ये तो मैं ऐसा कहूंगा रण संग्राम में आप एक सिर्फ एपिसोड इस पे करिए कि 2010 से 2017 या 20, जी जी, 2000 से 2015, इस कांग्रेस का कार्यकाल था 2007 से 2012, कांग्रेस के कार्यकाल में कितने अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मिला, तो आपको आंकड़ा मिलेगा मानो 100। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कितने अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्क ऑर्डर मिलेगा, एक आपको RTI दाखिल करना है कितने कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्क ऑर्डर मिला, तो आपको 100 की जगह आएंगे 5, 7, 8, 10। अच्छा, इतना, क्योंकि 100 लोगों को मैनेज करना, 10 लोगों को मैनेज करना, मैं शायद 10 बड़ा आंकड़ा बोल दिया, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मैं महानगर पालिका में एक नगर सेवक रह चुका हूं, आखिरी अपने विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज रण संग्राम में कह रहा हूं कि 5 या 6 कॉन्ट्रैक्टर्स है, उनको ही घूम फिर के वर्क ऑर्डर दिए जाते हैं, ऐसी कंडीशन डाल दी जाती है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि 5 लोगों को बिठा के तू इतना डाल, तू इतना डाल, तू इतना डाल, और सब ये रहेगा और हमारे पेट, हमारे जेब में इतना जाएगा। ये करना बहुत आसान है। और ये जो क्लबिंग ऑफ टेंडर है, ये क्लबिंग ऑफ टेंडर के साथ में ये जो कंडीशन डाल के टेंडर्स मैनेज किए जाते हैं, इस प्रक्रिया के खिलाफ आम जनता को उनको समझाना, उनका इस चीज को समझना और समझ के वोट देने जाना, ये मैं समझता हूं इस चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती है।
आप वैसे पेशे से जनरल फिजिशियन हैं, ये राजनीति रास आ रही है आपको? देखिए मैं राजनीति को राजनीति की तरह करता ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप समाज कारण करते रहिए, आप समाज में कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए, राजनीति अपने आप उसके साथ होते रहती है। हम जब जीवन हमारा मतलब हम जिस तरह से अपना जीवन जिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीने से हम हमारे आजू बाजू वाले, हमारे एतराफ़ में, हमारे साथ में जो लोग इस शहर में रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ एक पॉजिटिव प्रभाव डाल सके। इस उद्देश्य से मैं राजनीति करता हूँ और आगे भी इसी उद्देश्य से करता रहूँगा। मोरना नदी का जो सवाल है, कहीं ना कहीं वो नाले में तब्दील होती जा रही है, क्या लगता है आपको, क्या वजह है इसकी? आप देखिए फिर मैं कहूँगा तो रिपीटेशन ऑफ थिंग्स हो जाएंगी। ये मोरना नदी की सफाई जो है, ये जब हमारे माननीय जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पांडे साहब थे, बड़ी मुहिम शुरू की। बहुत बढ़िया तरीके से हुआ था उससे। हमारा देश ये एक ऐसा देश है जहाँ हम नदी को माँ भी मानते हैं, और ऐसे वक्त में ये जो हम STP जो कहते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कहते हैं, शहर की गंदगी ये नदियों में जाती है, इसका क्योंकि अभी तक कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन पिछले 10 साल हो गए, वक्त बीतते गया। आप भूमिगत गटर योजना तो शायद 15-20 साल से सुन रहे होंगे आप। जी हाँ जी। ये भूमिगत गटर योजना अड़ती कहाँ पे? ये नाली का पानी जाता कहाँ पे? नदी में जाता है। नदी खराब क्यों होती है? नदी खराब होती है कि गंदगी इसमें जाती है। बराबर, ये गंदगी इसमें जाती है तो उसका इलाज क्या है? दूसरे शहरों में क्या किया जाता है? तो वाटर का ट्रीटमेंट होता है, सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट होता है। तो ये जो इसको हम कहते हैं STP, ये STP को घुमा फिरा के हम कहेंगे भूमिगत गटर योजना नाम से जो फेमस, ये माननीय मदन भगत जब महापौर थे, ये उस वक्त से ये मुहिम शुरू हुई थी, कांग्रेस के महापौर थे उस वक्त से भूमिगत गटर योजना शुरू हुई थी। भूमिगत गटर योजना रुकती कहां पे है? इसकी पूरी प्लानिंग कांग्रेस के कार्यकाल में की गई थी। रुकती कहां पे? ये रुकती यहां पर है कि भूमिगत गटर योजना का बजट बहुत बड़ा है, और जितना बड़ा भूमिगत गटर योजना का बजट रहता है, उससे ज्यादा बड़ा जेब जो है वो हमारे यहाँ पे राजनेताओं का है। तो हमको अगर नदी साफ करनी है तो सिर्फ नाली की गंदगी नहीं, राजनीति की गंदगी भी साफ करना बेहद जरूरी है। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। दर्शकों, ये थे डॉक्टर जीशान जी हुसैन, जो विरोधी पक्ष नेता रहे हैं और अभी नगर सेवक के लिए भी खड़े हो रहे हैं। तो दर्शकों, आपको हम शुभकामनाएं देते हैं सर। थैंक यू। तो आज के लिए रण संग्राम में दर्शकों बस इतना ही। फिर मिलेंगे रण संग्राम में नई हस्ती के साथ, नए मुद्दों के साथ। आप बने रहे RRC के साथ।